जिसका आपको था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। मेरे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर जेई 2026 का रोड मैप लेकर आइए। तो मौजूद हूँ आपके सामने रोड मैप लेकर, जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्लास 11th और 12th में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन जेई मेन 2026 एंड जेई एडवांस 2026 बोथ। तो ये वीडियो एकदम अंत तक देखना, जो चीज़ें बताऊंगा जो उसमें आपको अच्छी लगे, जो आप फॉलो करना चाहो, वो लिख कर रख लेना, अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लेना और उसको फॉलो करने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जेई 2026 में अभी लगभग 2 साल हैं, ठीक है, 2 साल से थोड़ा सा कम टाइम, मान लो 18 मंथ्स हैं। तो हमको पहले एक टारगेट सेट करना है अपने लिए, क्योंकि टारगेट सेट होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप ये नहीं कर पाओगे कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे कि आप अपने टारगेट के कितने करीब पहुंच रहे हो। तो पहले तो टारगेट सेट करो बच्चों, और ये जो टारगेट यहां पर सेट होगा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट यहां पर जो टारगेट है, अगर आप ये सेम टारगेट रखना चाहते हो तो उसको अपनी स्टडी टेबल के या जहां पे भी आप सोते हो उसके अगल बगल लिख के चिपका देना। क्योंकि जब वो आंखों में आपको रोज दिखता रहेगा ना, तो अगर मे भी आप उसकी तरफ ना भी बढ़ो तो आपको देख के गिल्टी फील होगा। तो गिल्टी फील कराना है खुद को और इस स्कोर के पीछे भागना है। तो देखो, जेई मेन 2026 में आपको टारगेट रखना है कि आप स्कोर करो 200 प्लस। 200 प्लस अगर स्कोर करते हो ना बच्चों, तो आपकी जो परसेंटाइल होगी वो 99.5 से ऊपर आएगी। किसी भी एनआईटी में आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा आपके मनपसंद कोर्स में। जेई एडवांस के लिए आप टारगेट रखो 180 प्लस। 180 प्लस टारगेट रखोगे, शानदार आईआईटीज में आपको सीएससी का कोर्स या आपके पसंद का कोर्स आराम से मिल जाएगा। तो आराम से मिलना है कोर्स, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और ये टारगेट आपको लेकर चलना है। ठीक है, अब जब टारगेट सेट कर लिया तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये चीज की जाए। तो पहले तो हमें बेसिक चीजों की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, मेरी एक एक बात को फॉलो करोगे। तो अभी जब आप पढ़ाई शुरू करोगे ना बच्चों, तो जो पता है सबसे कठिन काम होता है वो होता है सिटिंग बनाना। आप बैठ नहीं पाते। मेरी भी अगर आदत छूट जाए ना, 10-15 दिन मैं पढ़ाई ना करूं, तो फिर 16वें दिन जब मैं पढ़ने बैठूंगा ना, तो आधे घंटे में ही मुझे बोरियत होने लगेगी। पिछले 15 दिन में जो काम कर रहा था, पिक्चर देखना, घूमना, खेलना या जो भी कर रहा था मैं, मुझे वही करने का मन करेगा अगले आधे घंटे के बाद। तो पहले तो क्या करना है, आपको अपनी सिटिंग बनानी है। बिकॉज यू नो कि जब टाइम के साथ एग्जाम करीब आता जाएगा, 2026 का जेई मेन करीब आ जाएगा आपके पास, तो आपका लगभग डेली का रूटीन होगा 14 से 15 घंटे पढ़ने का। तो पहले 14-15 घंटे की तो बात की बात है, आपको शुरू में 4-5 घंटे, 7-8 घंटे से शुरू करना पड़ेगा। तो पहले सिटिंग बनाओ, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे। जब आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ोगे, खुद के एनालिसिस करोगे, तो खुद ब खुद ही आपकी जो सिटिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। बिकॉज आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा और आपको क्वेश्चंस भी लगाने होंगे। तो देखो, क्या करो, शुरू करो कम से कम 4-5 घंटे अपनी सिटिंग बनाना, 4-5 आवर्स। फिर इसको एक्सटेंड करो 7-8 आवर्स, और जब एग्जाम करीब आ जाएगा, लास्ट के 3-4 जब महीने होंगे, तब आपको इसको 10 से 12 घंटे रखना है। इसमें आपकी श्रद्धा है, आप इस 10-12 घंटे को कितना एक्सटेंड कर सकते हो, आपके ऊपर है। पर सिटिंग बनाना अभी से शुरू कर दो। सबसे टफ और चैलेंजिंग काम ही होता है सिटिंग बनाना। ठीक है, अब जब सिटिंग की बात हो गई, तब आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट है कि क्या करो कि एक टाइम टेबल बनाओ। अब ये जो टाइम टेबल वाली बात होती है ना, ये बड़ी बोरिंग बात हो जाती है। कभी कभी हमें जोश आता है एक दिन झटके से, और हम टाइम टेबल बनाते कि ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा। तो फिर वो चिपका देते हो, 2 दिन बाद भूल जाते हो। मैंने भी किया है बहुत। पर यहां पर मैं उस वाले टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। आप पहले तो ये समझो कि आपको टाइम कब मिल रहा है पढ़ने का, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे होगे शायद से। अगर स्कूल नहीं जा रहे होगे तो कोचिंग जा रहे होगे क्लासेस करने, तो शाम का टाइम आपको खाली मिलता होगा। ठीक है, तो उसमें आपको देखना है कि आपको पढ़ने का टाइम कितना मिल रहा है। अब उसमें आपको चीजें एडजस्ट करनी है, और यहाँ पे टाइम टेबल की बात यह है कि आप सब्जेक्ट को डिवाइड करो कि मैं मैथ्स को इतना टाइम दूंगा, मैं फिजिक्स को इतना टाइम दूंगा, मैं केमिस्ट्री को इतना टाइम दूंगा। मैं उस टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ, और उस टाइम टेबल को वहां पे चिपकाओ। और रोज देखो कि मैंने डिसाइड किया था कि 1.5 घंटे में मैथ्स रोज पढ़ूंगा, तो 1.5 घंटे आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। नहीं पा रहे हो तो भाई किसी तरीके से टाइम निकालो, कुछ ऐसा है जो बहुत जरूरी लग रहा है अभी, उसको छोड़ो और 1.5 घंटे की अपनी वो पढ़ाई पूरी करो। ठीक है, तो टाइम टेबल क्रिएट करो, चिपकाओ और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। द नेक्स्ट थिंग विल बी कि डोंट बी एन ऑप्टिमिस्ट, बी अ पेसिमिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका यह मतलब हुआ कि हर चीज में अच्छाई खोजना बंद कर दो।
थोड़ी सी बुराई भी लाओ, बुराई इन द सेंस कि गिल्टी फील करना शुरू करो। जब आपको ये गिलास का पानी दिखे ना, तो ये नहीं सोचना है कि आधा भरा हुआ है, ये समझो ये आधा खाली है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई, जैसे अभी आप सोच रहे हो जेईई 2026 मुझे करना है, तो मेरे पास 2 ईयर्स का टाइम है, ठीक है। तो जब 2 साल का टाइम है, तो ये लेके बैठ नहीं जाने कि भाई 2 साल है मेरे पास, मैं आराम से बैठ के चीज़ें करूँगा। एक टाइम आएगा जब अगला साल आएगा, फिर मैं रोड मैप देखूंगा दोबारा से कि हाउ टू डू 99.5 परसेंटाइल इन जेईई मेन 2024। तो वो वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, अभी से लग जाना है। इसको काउंट डाउन बना लो कि बस मेरे पास 2 साल का ही वक्त है, ज़्यादा नहीं है, बस 2 साल का ही वक्त है। उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट इज कि प्लान फॉर क्लास 11th, कि अब क्लास 11th के लिए सर मेरा क्या प्लान होना चाहिए, अभी मैं क्लास 11th में हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे मेरा प्लान फॉलो होना चाहिए। तो पहले तो क्या करना है, आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है बच्चों। बेसिक्स माने कि जैसे अभी क्लास 11th में आप पढ़ना शुरू करोगे तो शुरू के चैप्टर तो बहुत ईजी है, मज़ा आएगा। बट जब चीज़ें टफ होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्लास 9th का, 10th का, कभी कभी 6th 7th का भी रेशियो, प्रपोर्शन, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उनको पहले आप क्लियर करो, बेसिक क्लियर कर लो। बेसिक क्लियर कर लोगे तो आगे जब जटिल प्रॉब्लम आएंगी तब आपका काम जो होगा वो आसान हो जाएगा। तो पहले काम करिए अपने बेसिक पे, जल्दी से 10th 9th थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, ये कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज कि बैकलॉग्स क्रिएट ही मत होने दो। अब मैं बताऊं कि जब एक बच्चा क्लास 12th में जब पहुंचता है ना, जैसे अभी जो बच्चे जेईई 2025 देने जा रहे हैं, जो अभी 12th में होंगे या फिर ड्रॉपर होंगे, तो उनका दिक्कत ही यही है कि उन्होंने बहुत सारा बैकलॉग बना रखा है। बैकलॉग माने कि क्लास 11th में वो पैर पे पैर रख के आराम कर रहे थे, या फिर बहुत स्लोली पढ़ाई कर रहे थे, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो अब क्या है कि 12th में 3-4 महीने बच्चे हैं, उसी में 12th का भी सिलेबस पढ़ना है, उसी में 11th का भी सिलेबस पढ़ना है, प्लस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? बहुत लोग खींच ले जाते हैं, एकदम 0 से 99 परसेंटाइल ले आते हैं। पर आपको अपनी कैपेबिलिटी समझनी है कि मुझे चीज़ें जल्दी से समझ में आती हैं कि मुझे चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। मैं तो बोलूँगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अभी से लग जाओ बच्चों, एकदम करते रहो, उसके बाद जब मार्क्स आएंगे ना तो खुद ही खुश हो जाओगे, प्लस आपकी सिटिंग भी बनी होगी कॉलेज में, वो इतना काम में आएगा ना, इतना काम में आएगा कि मतलब ज़िंदगी भर आप इस चीज़ को याद रखोगे कि यार पढ़ाई करके मैंने एक अच्छा ही काम किया है, ठीक है, बुरा काम मैंने नहीं किया। तो बैकलॉग क्रिएट ही मत होने दो। नेक्स्ट थिंग इज कि अटेंड क्लासेस रेगुलरली। क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो बच्चों, कोचिंग की हैं आपकी, उनकी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो। ये मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग में एडमिशन तो ले लेते हैं, 1 महीना बहुत जोश में जाते हैं कोचिंग, फिर थोड़ी दोस्ती यारी हो जाती है, फिर बंक करना और घूमना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि यूट्यूब से पढ़ लूँगा, ठीक है, कहीं प्लस क्लासेस लेके पढ़ लूँगा, किसी तरीके से लास्ट में 12th में पढ़ लूँगा, 11th में चलो घूम लेता हूँ। तो ये चीज़ नहीं करनी है। घूमो, घूमने से मना नहीं है, पर क्लासेस बंक करके नहीं, कहीं जाके संडे वनडे को घूमो। अगर मान लो कोई क्लास है जो टीचर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बोरिंग लग रही है क्लास, लग रहा है कि आपका प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, तो अ थिंग इज़ कि मैंने कहीं सुना था किसी को बोलते हुए कि अगर आप कहीं से मौजूद, मतलब कहीं से अपसेंट हो ना, तो ऐसी जगह मौजूद रहो जहाँ का जो आउटपुट आपको मिले वो उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर क्लासेस बंक कर रहे हो तो कुछ ऐसा करो, खुद के अपनी किसी स्किल पे काम करो, अपनी लर्निंग पे काम करो, ताकि जो क्लास से आउटपुट आपको मिलता है उससे ज़्यादा आप गेन कर रहे हो। पर अगर कोई फालतू काम कर रहे हो, घूम रहे हो, चाय की टपरी पे दोस्तों के साथ बैठे हो, छोड़ दो ये काम, बिल्कुल छोड़ दो बच्चों। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है कि टफ टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम। अब मैं ये बात लेकर चलूँगा कि क्लास 11th में हो, टाइम है आपके पास पढ़ने का, तो जो टफ टॉपिक आने वाले हैं, जैसे कि मैथ्स की बात करूँ, फंक्शन है थोड़ा ठीक ठाक टफ टॉपिक, आगे आएगा आपका बाइनोमियल थ्योरम, उसके आगे आएंगे कैलकुलस के टॉपिक्स जिसमें टाइम लगने वाला है, फिजिक्स में वैसे ही रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी ऐसे टॉपिक्स हैं। तो उन पर अभी आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो बिकॉज आपके पास टाइम है। बाद में आपके पास टाइम नहीं होगा तो तब क्या करते हैं बच्चे, तब सर्च करते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स, और जो हाई वेटेज में भी यही चैप्टर दिख रहे होते हैं जो टफ होते हैं, जो 11th में छोड़े होते हैं, फिर हो जाती है हालत ख़राब। तो गिव अप नहीं ना करना है बच्चों, अभी से लग जाना है। तो टफ चैप्टर्स को अभी आप टाइम दे सकते हो, उन्हें आसान बना सकते हो, उनके क्वेश्चंस लगा सकते हो, तो लग जाओ अभी से। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि कौन सी किताबें पढ़े, तो अभी तो मैं ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, मैथ्स का बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ो। बाकी मैथ्स के एनसीईआरटी से मतलब जेईई मेन और एडवांस में कुछ ज़्यादा होने नहीं वाला है। अपने जो कोचिंग है उसके डीपीपीज को सॉल्व करो, पीवाईक्यूज लगाओ। पर देखो पीवाईक्यूज तभी लगा पाओगे जब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक ठाक आपको नॉलेज उसमें है। तो पहले तो डीपीपी फॉलो करो, कोचिंग में कुछ पढ़ाया गया या आपने हमारा ही कोई लेक्चर देखा, उससे रिलेटेड आपके पास कोई डीपीपी है, उसको सॉल्व करना शुरू करिए,
ठीक है, तो डीपीपी लगाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक है, जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करो। ठीक है, अब बात की जाए क्लास 12th की कि सर 11th तो मैंने कर लिया अच्छे से, अब देखो जब 11th में जितना मैंने बताया उतना आप करोगे तो होगा क्या कि आपका 11th का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो सिलेबस है जेईई मेन और एडवांस का 50% ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होगे। तो जब आप 12th में ऐसे कदम रखोगे ना कि अब मैं 12th में आ गया, तो आप जो जेईई मेन 2026 देने वाली जनता है उसमें से 60% से आप ऐसे ही आगे रहोगे, क्योंकि आधी जनता तो सो रही है। अगर 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना, तो असली कंपटीशन आपका 2 से 1.5 लाख लोगों से होता है, बाकी सो ही रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आपको रियली में करना है, कंपटीशन करना है, लड़ना है, जीतना है, तो ये फॉलो करो, आप पहले ही उनसे आगे रहोगे, आपके पास एक एडवांटेज होगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज आपको बनाना है, इसीलिए मैंने ये रोड मैप का वीडियो आपके लिए बनाया। नेक्स्ट है 12th में क्या किया जाए। तो अब देखो 12th में क्या है कि 12th में भी आपको पढ़ना तो है ही, 12th के टॉपिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से क्लासेस अटेंड करनी है, बट अब 12th में आप क्योंकि अब एग्जाम के करीब पहुंच रहे होगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, थ्योरी थोड़ा बहुत 11th में कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी करो 11th में, हैबिट बना लो, बट 12th में आपको क्वेश्चंस पे ही एकदम ध्यान देना है। तो पहले क्या करें कि मॉक टेस्ट पे फोकस, हर महीने 1 से 2 मॉक टेस्ट दो। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है उसकी एनालिसिस आप कर पाओगे कि मैं किस में कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। अब क्या होता है बच्चों की, बहुत बच्चे मॉक टेस्ट से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका स्कोर कम आएगा या शायद वो पढ़े ही नहीं होते हैं। तो भाई देखो ऐसा है कि जब थोड़ा बहुत भी पढ़ के मॉक टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी कमी कहाँ हो रही है, किन टॉपिक्स में कमी हो रही है। कभी कभी होता है हमें कि हमें लगता है कि कोई टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग है, बड़ा मजा आता है, पर जब मॉक टेस्ट दो बहुत ही कम मार्क्स आता है उसमें। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देके एनालिसिस करना है बेसिकली कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, मैं कहाँ कमजोर पढ़ रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन मैं भूल जा रहा हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेसिकली एनालिसिस के लिए यूज करो मॉक टेस्ट को, खुद को डीमोरलाइज करने के लिए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट है कि जोरदार क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये जो मैं तब से बोल रहा हूँ, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया से क्लास 12th में करनी है हमें। ठीक है, सिंगेज की किताबें हैं, डीपीपी है, पीवाईक्यूज है, यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल, हमारे चैनल पे मटेरियल, हम और भी वीडियोस आपके लिए पीवाईक्यू की लेकर आएंगे, वो सारे देखो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई पेपर में क्वेश्चन ही करना है आपको, थ्योरी नहीं आती ज़्यादा। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री से मतलब थोड़ी बहुत थ्योरी आएगी, पर ज़्यादा तो न्यूमेरिकल ही है ना, तो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कम टाइम में सॉल्व होगा। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये कि बैलेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे तो ऐसा मत करो कि कोई बहुत खतरनाक किताब उठा के खाली उसी के क्वेश्चन लगा रहे हैं, दिन में 2 क्वेश्चन लगा के खुश हो रहे हैं, ये नहीं करना। ये भी नहीं करना है कि बहुत इजी कोई बुक उठा के उसके सारे क्वेश्चन लगा डाले, खुश हो गए। आपको मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चन लगाने बच्चों। जैसे आप देखोगे अपने कोचिंग की डीपीपी भी देखोगे तो उसमें पहले इजी वाले क्वेश्चन होते, फिर मीडियम होते, फिर हार्ड होते। तो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करते हुए आओ और टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन को जाके सॉल्व करो, जो कि एक्चुअल में एग्जाम में आते। मीडियम वाले भी आते, कुछ कुछ ईजी भी आते। तो पेपर का भी पैटर्न वही है, डीपीपी का भी पैटर्न वही होता है। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, उनका भी पैटर्न वही होना चाहिए। कुछ बहुत ईजी करो जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कुछ मीडियम वाले करो जिसमें कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन यूज हो रहा है, और कुछ टफ लेवल भी करो जिनमें दिमाग ही नहीं काम करता, समझो कि उस क्वेश्चन को कैसे करना है, व्हाट इज द ट्रिक। ठीक है, तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उनको एक लिमिटेड वे में करो, टाइम लिमिटेड वे में करो, मतलब एक स्टॉप वॉच लगा के, कुछ क्लॉक लगा के करो। ये क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको पता है बच्चों, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, टाइम का ही खेल है। ठीक है, आपको क्वेश्चन करने हैं एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में करना। आप एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो जो चीज़ें आपको आ रही थी मे बी वहाँ तक आप पहुँच ही ना पाओ, फिर बाद में बड़ा रिग्रेट होगा। तो अभी से एकदम टाइमली क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन मैं 1 मिनट में, 50 सेकंड में, 40 सेकंड में कर लूँ। ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव बना के चलो। तो अगर इस तरीके से आपकी तैयारी होगी ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि भाई कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। जेईई 2026 आपका होगा। जिस आईआईटी एनआईटी में आप एडमिशन चाहते हो उसमें सीट आपकी होगी। तो बच्चों अभी से लग जाओ, कोई दिक्कत है हमें बताओ और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।